जहाँ कट्टे बनते थे, मैं यूं कहूँ, कट्टे बनते थे। जहाँ कट्टे बनते थे आज वहाँ ब्रह्मोस बन रही है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी में जो इन्वेस्टर है, जो उसकी कैपिटल मनी है, जैसे जमीन में भी हम 75% लैंड उत्तर प्रदेश सरकार फ्री देती है। 2017 से पहले 15 वर्षों तक जिन लोगों की सरकार रही, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का उपयोग किया अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने दलीय स्वार्थों के लिए, अपने परिवार के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास पर, विकसित उत्तर प्रदेश पर। तो विकसित यूपी की ये बैठक, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को नापने का काम कर रहे हैं, रफ्तार को जानने का काम कर रहे हैं। अब हम सभी जानते हैं कि स्किल जो है वो आज के वक्त में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हर किसी की ज़िंदगी में। लेकिन जब स्किल के साथ में टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो समझो विकास का रास्ता साफ दिखाई देता है। आज कैसे घर घर तक टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, कैसे एक ग्रामीण क्षेत्र में बैठकर कोई भी कारोबारी ग्लोबली कनेक्ट हो सकता है और कारोबार कर सकता है, कैसे ये विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए विकास की रफ्तार को समझने के लिए ज़ोरदार तालियों के साथ स्टेज पर स्वागत कर रही है यूपी सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा जी का और तक के यूपी ब्यूरो हेड कुमार अभिषेक जी का। इस बैठक में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्वागत करिए सुनील कुमार जी का। साहिबाबाद से विधायक हैं, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स ये इनका विभाग है और इनके बारे में कहा जाए तो देश की सबसे बड़ी अगर किसी एक सीट की जीत विधायक के तौर पर है तो इनकी है 2,15,000 की जीत, जितने में तो एक विधायक वोट भी नहीं ला पाता। इसके अलावा जिस विभाग से ये आते हैं, अगर उसके एक बात की चर्चा की जाए कि किसी एक में 100% सब्सिडी की चर्चा हो जाए कि आप कुछ कीजिए पूरा का पूरा सब्सिडी आपको मिल जाएगा, वो भी इनका विभाग है। तो स्वागत है सुनील जी। धन्यवाद। चूंकि विकसित यूपी का ये हमारी बैठक है, कॉन्क्लेव है, तो बिना यूपी विकसित हुए उत्तर प्रदेश विकसित नहीं हो सकता। और ऐसे में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स न सिर्फ सरकार के सबसे बड़े एजेंडे में है बल्कि सरकार की सोच में भी है। तो मंत्री जी, आपसे पहला सवाल यही है कि विकसित यूपी का विजन क्या है, आपकी सरकार का विजन क्या है, कैसे आप इस आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स को उत्तर प्रदेश को देश में सबसे आगे ले जाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश जो विकसित भारत का सपना माननीय मोदी जी ने संकल्प किया है, उस संकल्प को सिद्ध करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। आज उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा वातावरण है इन्वेस्टर्स के लिए, और मैं यूँ कहूँ कि इन्वेस्टर्स की पहली चॉइस उत्तर प्रदेश बन गया है। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों को ये सुविधाएं प्रदान की हैं, एक वातावरण दिया है जो प्रदेश अभी तक हमारी सरकार आने से पहले एक अपराध के रूप में जाना जाता था। आज वहाँ जहाँ कट्टे बनते थे, मैं यूँ कहूँ, कट्टे बनते थे, जहाँ कट्टे बनते थे आज वहाँ ब्रह्मोस बन रही है। ये अंतर आया है। उसका नतीजा है कि आज निवेशकों की पहली पसंद है सेमीकंडक्टर की यूनिट हमारे यहाँ आई है, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित फर्म है फॉक्सकॉन और HCL, ये लोग मिलकर के उसको लगा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में हमने उसको भूमि आवंटित कर दी है और वो शीघ्र बहुत जल्दी वो काम होगा। तो पहला चिप उस सेमीकंडक्टर का हम कब देखेंगे? बहुत जल्दी। अभी उस काम मैं एग्जैक्ट समय नहीं दे सकता, लेकिन लगता है कि 6-8 महीने में वो अपना काम शुरू कर देंगे। भूमि में दिक्कत थी, हमने उनको वो दिक्कतें दूर करके ज़मीन ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह दी है और बहुत अच्छा उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो सेमीकंडक्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये विकसित भारत का सपना है, संकल्प है, उसको सिद्ध करने में इसकी सबसे अधिक भूमिका होगी, क्योंकि ये आईटी का युग है, ये एआई का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। एआई से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।
और वो आईटी के क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट हुई माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में, पहली बार मेरी सरकार ने आईटी को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। आईटी को इंडस्ट्री हाँ, का। हमारे यहाँ आईटी कॉमर्शियल सेक्टर में था, उसका बिजली का बिल भी कॉमर्शियल, लैंड भी कॉमर्शियल, लैंड पर सारी चीज़ें उस पर लगती थी। अब वो नहीं है, अब हम उसको आईटी के रूप, इंडस्ट्री के रूप में हम तो उसको इंडस्ट्री देखते के सारे फायदे उसको हैं। मिलेंगे। सारे फायदे जो इंडस्ट्री को मिलते हैं वो उसको मिलेंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई है, स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है, अभी सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी में जो इन्वेस्टर है, जो उसकी कैपिटल मनी है, जैसे ज़मीन में भी हम 75% लैंड उत्तर प्रदेश सरकार फ्री देती है, उसे केवल 25% लैंड का पैसा देना है, और उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्री है, और बहुत सारी चीज़। इसके अतिरिक्त जो सब्सिडी है वह 50% इन्वेस्टमेंट का भारत सरकार देगी, और जो भारत सरकार देगी उसका हमने 60% तक दिया है, यानी कि इन्वेस्टर को लगभग 80% की मिल गया और ज़मीन मिल गई। तो इतनी बड़ी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। दूसरी अनफैसिलिटीज़ हैं। अभी एक पॉलिसी बहुत अच्छी आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। उसमें लगभग 20 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी भारत में बहुत शॉर्टेज है, यहाँ नहीं बनते, हमारी डिपेंडेंसी दूसरे मुल्कों पर है। तो यह पॉलिसी भारत सरकार लाई, और उसमें भारत सरकार उनको इन्वेस्ट जितना है उसका 50% सब्सिडी देगी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उसमें 50% निवेश का भारत सरकार देगी। हमने कहा, और हमने कहा नहीं, हमने अपने कैबिनेट में पास कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, कि जितना भारत सरकार देगी उतना ही हम देंगे। पूरी 100% हो गई, उसको 100% सब्सिडी मिलेगी। लेकिन ये होगी उसके उत्पादन से, प्रोडक्शन लिंक है। जितना उत्पादन वो करते जाएंगे, प्रोडक्शन PLI बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, कि जितना वो उत्पादन करके करेंगे उसी के हिसाब से हम उनको इंसेंटिव देते रहेंगे, और उसको 100% तक हम दे देंगे। नहीं सर, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया। 100% सब्सिडी तो कोई सोच नहीं सकता कि आपने जितनी लागत लगाई वो सब कुछ आपको वापस आ जाए जी। तो ये तो मतलब मुफ्त में एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट हो गया। आत्मनिर्भर भारत बनने की जब हम बात करते हैं तो हमको प्रोत्साहन देना होगा, लेकिन मैंने कहा प्रोडक्शन लिंक है। जब वो उत्पादन करेगा, अब इसमें देखिएगा, हम सरकार की नीयत बहुत साफ, हमको आत्मनिर्भर होना है, हमें को इन्वेस्टर को सपोर्ट देना होगा, लेकिन हमने सपोर्ट क्या दिया कि भाई आप पैदा करो, उत्पादन करो, उत्पादन करेगा तो वो बेचेगा, बेचेगा तो सरकार को टैक्स मिलेगा, जब हमको टैक्स मिल रहा है तो उस टैक्स में से हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो इसमें सरकार को भी लाभ है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ देश को ये है कि देश इन जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं उनमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश या जो राज्य है इसकी जो ब्यूरोक्रेसी है, लाल फीता शाही रही, इसकी वजह से ये इंडस्ट्री जो चाहे आईटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये अपने जितना इसका इस्तेमाल होना चाहिए था नहीं हो पाया। तो क्या आपने उससे मुक्त किया है इस इंडस्ट्री को? क्या आने वाले उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले 15 वर्षों तक जिन लोगों की सरकार रही उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का उपयोग किया अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने दलीय स्वार्थों के लिए, अपने परिवार के। अब 15 सालों में आदत तो थोड़ा सा एक तरह का काम करते रहे तो अभ्यास बदल जाता है। हमारी सरकार आई, हमने उसको बदला, जिसका नतीजा मैं आपको बताऊं कि सॉफ्टवेयर का जो निर्यात था वो मात्र 15,000 करोड़ का था। आज 72,000 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर का निर्यात उत्तर प्रदेश के द्वारा हो रहा। आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अधिक
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी में हो रही है। आज यूपी में बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई हैं, सैमसंग लगी, माइक्रोसॉफ्ट, अभी हमने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट आ गई है, वीवो है, ओप्पो है, लावा है और डिक्सन है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो विदेशी हैं, उनमें बाहर इंडियन पार्टनर भी हो रहे हैं और वो यहाँ आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि हमने सिस्टम को ठीक किया है। आज स्थिति ये है कि 3,55,000 के करीब नौजवान आईटी इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं यूपी के अंतर्गत। अच्छा। और लगभग जो संख्या 2015 तक 1,000 से भी कम थी स्टार्टअप्स की यूपी में, आज 16,400 स्टार्टअप यहाँ पंजीकृत हैं। और मैं बताऊं आपको कि हम स्टार्टअप पॉलिसी नहीं भी ला रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप हब बनाने जा रहे हैं। हम हर जिले में इंक्यूबेटर बना रहे हैं, हर जिले में इंक्यूबेटर देंगे ताकि बच्चे वहाँ भी सीख सकें। लखनऊ में बड़ा हम एक हब बनाने की योजना बना रहे हैं। इस वक्त 16,400, कहाँ 1,000 थे। आप कितना, मेरा सवाल इसी से लिंक था सर, जो जी। मैं करने वाला था कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक हब की बात करते हैं तो आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद पहले से डेवलप्ड है, यहाँ सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी रीजन्स का क्या? पूर्वांचल में कहाँ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हब? आप बुंदेलखंड में कहाँ ये हब? मतलब ये फोकस्ड एरिया सिर्फ क्या दिल्ली से सटे हुए एनसीआर हैं या आपके विजन में है दूसरे क्षेत्र भी? विजन है, काम भी कर रहे हैं। हमने लखनऊ में आईटी सिटी हम बना रहे हैं, HCL की एक है। हाँ जी। कानपुर में हम ड्रोन सिटी बना रहे हैं। ड्रोन सिटी जी। देखिएगा एक ट्रेंड बन जाता है। आप दूसरे राज्यों में भी जाएंगे तो कर्नाटक और आंध्रा, वहाँ आंध्रा में सबसे पहले कहाँ हब बना? हैदराबाद में। जब तेलंगाना और आंध्रा एक था, सब इंडस्ट्री वहाँ आई। लेकिन अब धीरे धीरे उन लोगों ने भी प्रयास किया। कर्नाटक में कहाँ है? बेंगलुरु में। लेकिन अब बेंगलुरु से दूसरे शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी भाई पहले तो हमको लाना है, हम लेकर के आए नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। अब लोगों को भरोसा हुआ है तो लोग वाराणसी में भी जाएंगे, लोग गोरखपुर में भी जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, हम सब लोग मिलकर के इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि हम टायर 2 और टायर 3 जो छोटे शहर हैं वहाँ तक भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जाए। लेकिन सर जब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की बात जब होती है तो बड़े नाम जिसको कि सरकार भी शोकेस करती है कि ये देखिए सेमीकंडक्टर का हम बड़ा लेकर के आ रहे हैं, हम सैमसंग का बहुत बड़ा हम प्रोजेक्ट लेकर के आए, हम सबसे बड़ा डेटा सेंटर लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है शोकेस करने के लिए इस 8 सालों में जो आप लोगों ने, आपकी सरकार ने किया? देखिएगा 5 हाई स्केल डाटा सेंटर आज हमारे ऑपरेशनल हैं यूपी में। डेटा सेंटर है? हाँ, 5 डेटा सेंटर हैं। लगभग हमने 353 सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में ई ऑफिस कर रहे हैं। ई ऑफिस पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमने स्वान 2 हमारा अभी ख़त्म हो गया। पूरे स्टेट को हम योजना बना रहे हैं कि स्टेट को मुख्यमंत्री कार्यालय से ग्राम प्रधान के कार्यालय तक कनेक्ट कर दें। ये दुनिया में सबसे बड़ा हमारा विजन है कि 1 स्टेट 1 नेटवर्क की योजना पर हम काम कर रहे हैं। उस पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सुन रहे हैं, ये 1 स्टेट 1 नेटवर्क क्या है? 1 स्टेट 1 नेटवर्क है कि लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके ग्राम प्रधान के ग्राम सचिवालय तक प्रदेश के जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी अर्ध सरकारी, वो सब एक नेटवर्क पर हों, सब एक कनेक्टेड हो। उससे एक तो हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा, हम उसको अपने डेटा सेंटर में उसको रखेंगे। और आप समझ सकते हैं कि अगर ग्राम प्रधान से मुख्यमंत्री जी वार्ता कर रहे हैं तो ये कितनी बड़ी क्रांति होगी उसी नेटवर्क से। तो ये अभी हम इस ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी दे रहे हैं पूरे प्रदेश में।
और वो स्कूलों में आईसीटी लैब दे रहे हैं, तो वो उनको संचालन करने के लिए भी नेटवर्क चाहिए। वो कैसे संचालित होंगे? भाई हमने पंचायत में लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी तो दे दी, अब वो फिर सचिव जो अपने मोबाइल से जोड़ रहा है कर रहा है, ये क्या वो हुआ नहीं। पूरा एक नेटवर्क देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। लेकिन सर, ये जनता को आप ये बता पाएंगे कि आप ये वन स्टेट वन नेटवर्क जो आपने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के जो ग्राम प्रधान का कार्यालय या वो कनेक्ट होगा, ये आप कब तक कर पाएंगे? इस पर हमारा अभी जो कंसल्टेंट हैं या जो कंपनियां इनको करती हैं, उनके साथ हमारे विभाग के लोग लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें ये जरूर है, क्योंकि एक भारत नेट की योजना भी है, BSNL उसको कर रहा है, लेकिन वो अभी तक उतनी उसमें आगे पहुंच नहीं पाया है। तो भारत नेट को भी सहयोग में लेकर के किस प्रकार, क्योंकि बड़ा अभियान है, तो 2 फेज में हमें इसको कम से कम करना होगा, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में हम करेंगे कि हम ब्लॉक लेवल तक हम चले जाएं, और फेज 2 में करेंगे हम ब्लॉक से फिर गांव लेवल तक चले जाएं, और हम इसको बहुत जल्दी करने की उसमें कुछ हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ IMT मेरठ के बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हैं, और सबका जो इंटरेस्ट है वो IT इलेक्ट्रॉनिक्स इस पे नेचुरल है कि रहता है। तो कुछ बच्चों से भी हम सवाल लेंगे। आप लोगों में से किसी का सवाल है माननीय मंत्री जी के लिए, खास करके जी, अपना नाम, अपना इंस्टीट्यूट और फिर सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम सुहानी सिंह है, मैं IIMT यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, BA प्रोग्राम की। मेरा एक क्वेश्चन है सर, ग्रामीण इलाकों में डिजिटल मतदान की जानकारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या फिर से सवाल करिए? ग्रामीण इलाकों में डिजिटल मतदान की जानकारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? डिजिटल मतदान की जानकारी के लिए कोई कदम है क्या आपके तरफ से, मतलब अवेयरनेस के लिए इनका सवाल है? इलेक्शन कमीशन वोटिंग को देखता है, इस पर गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं तय कर सकती। और अभी डिजिटल मतदान, EVM को अगर आप डिजिटल वोटिंग मान रहे हैं, तो वो तो हमारे यहाँ लगातार लंबे समय से चल रहा है, उस पर तो हम सब लोग अभ्यस्त हो गए। अब उसमें कोई कदम आगे बढ़ना है तो पहले इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, हम लोग तो वो डिसाइड करें, वो उनको प्रोवाइड कर देंगे। ये अगर आप लोगों के कोई सवाल, अच्छा आपके सवाल हैं। मेरा नाम देवांश सक्सेना है, मैं IMT यूनिवर्सिटी से BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है IT सेक्टर के रिगार्डिंग, जैसे IT है उसमें स्किल गैप क्यों बढ़ रहा है? IT के अंदर स्किल गैप क्यों बढ़ रहा है? IT सेक्टर के अंदर स्किल गैप बढ़ रहा है, इनका सवाल है कि IT में स्किल का गैप क्यों हो रहा है। इस गैप को डिफाइन करेंगे आप? ये सवाल थोड़ा सा, अगर आप स्किल गैप का मतलब क्या है? जैसे स्किल गैप के अंदर मतलब जैसे एजुकेटेड बेस के किस बेस पे, मतलब जैसे पहले जो था मतलब एजुकेटेड, आपकी कोडिंग एंड कोडिंग इस बेसिस पे भी बात की जा रही थी, जो लैंग्वेजेस जावा इस बेस पे भी, इस चीज़ के रिगार्डिंग देखिएगा। IT बहुत तेजी, मैं आपको बहुत सामान्य भाषा में बता दूं कि IT में जो आज है, अभी तक हम थे, अब AI आ गया। अब AI जिन्होंने सीख लिया है, जो AI में ट्रेंड हो गए हैं, और जो जिन्होंने नहीं, तो उनमें गैप तो क्रिएट हो ही जाएगा। तो IT तो बहुत फास्ट, एक तो हम चल रहे हैं बाइक से, एक हम चल रहे हैं ट्रेन से, और ये तो ऐसे समझिएगा IT तो कि मिसाइल पे बैठ करके चल रहे हो। एक सवाल है, बहुत हाई स्पीड से चलने वाला IT का क्षेत्र है, इसमें गैप कोई क्रिएट नहीं करता। गैप बनता है उन लोगों के बीच में जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी। लेकिन हमारी सरकार ने एक AI प्रज्ञा की स्कीम उत्तर प्रदेश में लाए हैं हम, और हम 1 करोड़, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, अन्य लोग भी हैं, उनको AI से ट्रेंड करने का काम हमारी सरकार कर रही है। 1 करोड़ लोग। अभी हम और सवाल लेंगे, लेकिन एक सवाल और है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
तो हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा को तो देख सकते हैं कि एक क्लस्टर के तौर पर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ढेरों क्लस्टर ऐसे बनाए जाएंगे, तो कहाँ कहाँ ये क्लस्टर बन रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को अंदाजा ये लगे? अभी जो क्लस्टर है वो पहला हमारा नोएडा में है, जिसमें हमने सभी इंडस्ट्रीज को भूमि आवंटित कर दी और वहाँ काम चल रहा है। वो 100 एकड़ में हमने बनाया था। 100 एकड़ का है। 100 एकड़ में अभी हमारा 10 EMC बनाने की हमारा सरकार का योजना है, सपना है कि हम इसको आगे जो विकसित भारत में जब हम पहुँचें तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 क्लस्टर हो। अब उसके लिए एक योजना चल रही है और दूसरा हम लखनऊ में इसके लिए योजना बना रहे हैं। मतलब नोएडा के बाद दूसरा लखनऊ? हाँ जी, तो इस पे करेंगे। इस पर हो सकता है नोएडा लखनऊ तीसरा हो, नोएडा में दूसरा रह जाए। अच्छा, दूसरा नोएडा में है, तीसरा है लखनऊ में। 3 को हम तैयार कर चुके। कृष्ण गोपाल हैं हमारे बरेली से, हमारे सहयोगी हैं, उनका भी एक सवाल है। और किसी को सवाल को पूछना हो तो हाथ खड़े करेंगे। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे स्टार्टअप फंड के लिए, क्योंकि एक इनोवेशन है, AI नया सब्जेक्ट है, पूरा वर्ल्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, बड़ा रिसर्च में पैसा जाया है, यूपी ने स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ का फंड किया है। क्या आपको लगता है 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 1000 करोड़ काफी है या बजट और बढ़ना चाहिए? मैं एक बात कह सकता हूं, ये ठीक है कि 1000 करोड़ का किया है, लेकिन वो अंतिम नहीं है। शुरुआती दौर में कभी पूरा बजट नहीं किया जाता, जैसे जैसे डिमांड आती है उसको बजट बढ़ा देते। स्टार्टअप पे हमने आपको बताया कि जितनी भी इसकी आवश्यकता होगी, जितनी भी आवश्यकता होगी वो हम बजट देंगे। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहता हूं। मुझको मध्य में ये विभाग मिला, मैंने देखा कि लोगों को इंसेंटिव भाई कब से नहीं मिला है, तो पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ इतना उलझा करके मामले को रखा हुआ था कि इन्वेस्टर को LOC तो मिल गया लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा था। मैं आज इस मेज पर बैठ के कह रहा हूं कि मेरे यहाँ आज एक भी इन्वेस्टर का इंसेंटिव की पत्रावली पेंडिंग नहीं है इस वक्त, एक भी। बड़ी बात है ये। अगर आप ये कह रहे हैं मंत्री जी हाँ कि किसी भी इन्वेस्टर का और पेंडिंग नहीं है, और विभागीय स्तर पर भी कोई पेंडिंग नहीं है। अगर इन्वेस्टर ने अपना प्रोसेस करने में या अप्लाई करने में देरी कर रहा है तो ये उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन हम उसको याद दिला रहे हैं कि भाई आप भेजिएगा। और इसके लिए हमने अपने विभाग में व्यवस्था की, हमने उसको बिल्कुल पारदर्शी बनाने के लिए डैशबोर्ड बनाया और प्रोसेस को ऑटोमेट किया। कोई अब अपनी पत्रावली में हमने कहा कि भाई कोई इसमें मैनुअल नहीं होगा। इन्वेस्टर ने शर्तों के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो हमारे डैशबोर्ड पर जाएगा, पोर्टल पर जाएगा, पोर्टल पर जाकर के अप्लाई करेगा, उसको पूरा फॉर्मेट उस पर मिलेगा, उस फॉर्मेट को भर देगा। फॉर्मेट भरने के बाद फैक्ट्री के फोटोग्राफ्स, पहले होता था कि जी वो पहले अप्लाई करेगा, UPLC के ऑफिस जाएगा, फिर वहाँ से एक आदमी आएगा, फिर वो देखेगा, और इतनी लंबी प्रक्रिया थी। लोगों को जिस दिन मैं आया हूँ उस दिन तक 2017 के इन्वेस्टर्स को भी, 2015-14 के इन्वेस्टर्स को भी कुछ मिला नहीं था। आज एक भी बाकी नहीं है। हमने कहा कि भाई इसको आप सारा ऑटोमेट करो। अब वो फार्म भरेगा, फार्म भरने के बाद उसको सॉफ्टवेयर बता देगा कि तेरा फार्म ठीक भरा गया, गलत है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके साथ अपनी सारी एविडेंस लगा देगा और उसने अप्लाई कर दिया। उसे फिर कहीं नहीं जाना, डैशबोर्ड पे चेक करेगा तुम्हारी फाइल कहाँ। जब वो फाइल UPLC के ऑफिस पहुंच जाएगी, वो पहले फिजिकल देखने से पहले उसको सारा उसका वैल्यूएशन करेंगे, फिर जाकर के चार्टर्ड इंजीनियर जाएगा, CA जाएगा, वैल्यूएशन करेगा और उसका आगे बढ़ा दिया जाएगा। एक भी इन्वेस्टर को दिक्कत नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि जितनी फाइल आ जाए सब करनी है। बजट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बजट बढ़ा करके देंगे। पिछले सत्र में हमारा बजट 400 करोड़ का था जो इन्वेस्टर को हमें देना था, और जो पत्रावली हमारे पास पहुंची तैयार होकर के वो 408 की थी,
तो हमने 8 करोड़ रुपया और उसमें दूसरे बजट से लेकर के 100% 408 करोड़ रुपया उनको दिया। कोई दिक्कत नहीं है आज इन्वेस्टर्स के लिए, इससे सुगम और सरल व्यवस्था कहीं दूसरी जगह नहीं हो। चलिए सर, आपने लास्ट अब हमारा सवाल है कि आपने इन्वेस्टर की पॉलिसी तो बता दी, लेकिन कौन कौन सी कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो आने वाली हैं? माइक्रोसॉफ्ट, HCL, फॉक्सकॉन, इसका तो नाम आपने ले लिया। कोई ऐसी लिस्ट है जो हम समझे कि उत्तर प्रदेश में ये बड़ी कंपनियां हैं आ रही हैं? अभी सैमसंग की जो एक यूनिट चाइना में चल रही है, बहुत जल्दी वो भी हमारे यहाँ नोएडा में शिफ्ट होने वाली है। चाइना से वो यहाँ लेकर के आ रहे हैं और बहुत सारी कंपनियां अभी हैं, उसका अभी कहना ठीक नहीं है, जब हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए और यूपी तक की इस विकसित यूपी बैठक में सम्मिलित होकर अपना विजन रखने के लिए। थैंक तो यू। तालियों से स्वागत करिए सुनील कुमार मंत्री जी। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और जो प्रौद्योगिकी है उस पर सरकार का विजन रखा। बहुत शुक्रिया सर।